नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। बहुत सारी खबरें मेरे पास में हैं। अब से थोड़ी देर पहले मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर सहित कई एक्ट्रेसेस को पूछताछ के लिए समन जारी किया है। सुशांत सिंह राजपूत केस को हाईलाइट करने वाले, इसे नया मोड़ देने वाले बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने पुलिस की नौकरी छोड़ दी है और चर्चा यह है कि वो राजनीति में उतरेंगे, बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। और मुंबई में कल रात से इतनी ज्यादा बारिश हुई है कि बीएमसी ने लोगों से कहा वो अपने घरों से बाहर न निकलें। मुंबई में हालत बहुत खराब है। लेकिन ये सारी खबरें मैं आपको दिखाऊं इससे पहले देश की सुरक्षा की बात करना जरूरी है। आज मैं आपको अरुणाचल प्रदेश में वहां से लगती हुई चीन की सरहद का आंखों देखा हाल दिखाऊंगा। यहां दोनों मुल्कों की सेनाएं आमने सामने हैं। पहली बार आप अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर का हाल देखेंगे। हमारे संवाददाता अनुपम मिश्रा कैमरा पर्सन सुजीत दास के साथ एलएसी तक गए। उस जगह की तस्वीरें अनुपम ने भेजी हैं जहां से सिर्फ 200 मीटर दूर हिंदुस्तान और चीन के जवान एक दूसरे के सामने मोर्चा संभाले खड़े हैं। अरुणाचल प्रदेश की तस्वीरें आज आप पहली बार देखेंगे। लद्दाख की तस्वीरें आपने पहले भी देखी हैं। मैं आपको लद्दाख की आज ऐसी तस्वीरें दिखाऊंगा जिसमें आपको आसमान में गर्जना करते राफेल फाइटर जेट की तस्वीर दिखाई देगी, आवाज सुनाई देगी। हमारे संवाददाता अमित पालित और मनीष प्रसाद इस वक्त लद्दाख में हैं। सरहद पर हुई हलचल की एक एक जानकारी हमें भेज रहे हैं। मनीष ने बताया कि कल अचानक चीन की तरफ से एलएसी के उस पार से इमरजेंसी सायरन बजाए गए। वो सायरन जो एयर अटैक के वक्त आम लोगों को सावधान करने के लिए बजाए जाते हैं। कल चीन ने तिब्बत की राजधानी लासा में एयर रेड सायरन बजाए। एक बार नहीं, कई बार बजाए। लासा में काफी घनी आबादी रहती है। एयर रेड्स के सायरन बजने के बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग बंकर्स की तरफ भागे। लगा कि एयर स्ट्राइक होने वाली है। चीन ने इस हरकत के जरिए हमारी एयरफोर्स का रिएक्शन देखने की कोशिश की थी। एयरफोर्स के रिएक्शन टाइम को परखने की कोशिश की थी, लेकिन हमारे अफसर और जवान चीन की इस चाल को समझ गए, उसमें नहीं फंसे। कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन पूरी तरह अलर्ट थे। आर्मी और एयरफोर्स दोनों पूरी तरह तैयार हैं। आज जब राफेल की गगनभेदी गर्जना लद्दाख में सुनाई दी तो हमारे संवाददाता अमित पालित भी अचानक चौंक गए। अमित पालित कैमरा पर्सन जहान शर्मा के साथ लद्दाख से रिपोर्ट कर रहे थे और उसी वक्त आसमान में फाइटर जेट की गर्जना उन्हें सुनाई दी। जैसे अमित ने ऊपर देखा और ऊपर से गुजर रहा इंडियन एयरफोर्स का जेट, हाल ही में शामिल हुआ राफेल है, तो अमित पालित का उत्साह, उनका जोश देखने लायक था। उनकी आवाज का सुर ही बदल गया। भारतीय वायुसेना का एक और फाइटर आसमान को चीरता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है। तो आप देखिए, ये है भारतीय वायुसेना का सबसे नया विमान राफेल। राफेल आप देख रहे हैं, लेके आसमान पर राफेल इस बार उड़ान भरता हुआ आप इंडिया टीवी पर राफेल को देख रहे हैं। ये है वो राफेल जिसके लिए इंतजार किया गया था। भारत के गोल्डन एरोज में आया हुआ राफेल आप देख रहे हैं, लेके आसमान पर इस वक्त राफेल विमान उड़ान भरता हुआ। आप पहली बार हमने यहाँ पर इसको इस तरह से कॉम्बैट ड्रिल करते हुए देखा है। तो जिसका इंतजार था एलएसी पर आ चुका है राफेल। और इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे राफेल विमान को। अंबाला में ये बेस है, लेकिन आपको बता दें कि इसको 10 सितंबर को ही पूरी तरह से औपचारिक तौर पर भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। इस वक्त आपके स्क्रीन पर अब राफेल को एयर कॉम्बैट ड्रिल करते हुए देख रहे हैं। तो ये वही वक्त है, ये वो इंतजार खत्म हो गया। और इसकी जो गर्जना है अब चीन तक पहुंच रही होगी, एलएसी के पार पहुंच रही होगी कि किस तरह से। देखिए एक बार फिर से राफेल
4.5 जनरेशन का ये एक ऐसा विमान है जिसके अंदर जबरदस्त कैपेबिलिटीज है। इसके रडार की खूबी ये है कि अभी इस वक्त तो लेह के आसमान में है, यहां से ये होटान बेस को ये कवर कर सकता है, क्योंकि ये 200 किलोमीटर के रेडियस में किसी भी विमान को पकड़ सकता है। एक बार फिर से देखिए रफाल, ये जो तस्वीरें हैं इसका इंतजार कई वक्त तक किया गया है। तो इस वक्त आप जो तस्वीर देख रहे हैं रफाल विमान को लेह के आसमान में उड़ान भरते हुए, क्योंकि लेह के आसमान में अगर पहुंच चुका है तो यहां से चीन का चाहे होटान बेस हो या कोई भी यहां पर उनके पोस्ट हो उसको नेस्तो नाबूद कर सकता है, क्योंकि इसके पास उस तरह के मिसाइल्स हैं। तो एक बार फिर से देखिए रफाल की आवाज आप सुन रहे हैं, ये गूंज चीन तक जा रही होगी और ये बता रही होगी कि चीन अगर कोई हिमाकत करेगा तो अब उसे धूल चटाने के लिए रफाल लेह के आसमान में, लद्दाख के आसमान में पहुंच चुका है। राफेल का नाम, इसकी आवाज, इसकी गर्जना है ही ऐसी। अमित पालित जो आमतौर पर बहुत संयत रहते हैं अपनी बात कहने में, वो भी जोश में राफेल के बारे में इस तरह से बात करने लगे। लद्दाख में राफेल के अलावा सुखोई 30, MK1 भी लगातार सॉर्टीज कर रहे हैं। कुछ दिन पहले जब राफेल एयरफोर्स में शामिल हुआ था तब भी अंबाला एयरबेस तक राफेल को सुखोई 30 ने एस्कॉर्ट किया था। इस वक्त लद्दाख में सबसे अहम रोल हमारे सुखोई फाइटर जेट्स का है, क्योंकि कॉम्बैट सिनेरियो में इस प्लेन का कोई मुकाबला नहीं। लद्दाख के आसमान में Su-30 की ये उड़ान आप देख रहे हैं। लगातार आज 2 Su-30 लद्दाख के आसमान में कॉम्बैट ड्रिल कर रहे हैं और देखिए किस तरह से आया ये Su-30 एयरक्राफ्ट टचडाउन नहीं करते हुए, यानी कि आता है टचडाउन नहीं किया लेकिन ऊपर से ही जो एयर स्ट्रिप है उसके ऊपर से गुजर गया ऊपर की तरफ और ये आसमान को चीरते हुए आगे जा रहा है। ये दूसरा Su-30 देखिए, दूसरा Su-30 इसने भी टचडाउन प्रैक्टिस की है। दरअसल क्या होता है कि ये कॉम्बैट ड्रिल है। ये जो आप Su-30 देख रहे हैं ये लेह एयरबेस पर बेस नहीं है, ये दूसरे जगह से आते हैं और यहाँ पर एयर कॉम्बैट ड्रिल करते हैं कि अगर युद्ध के दौरान अगर इन्हें यहाँ पर लैंड करना पड़े तो किस तरह से लैंड करेंगे, ये इनको बताया जाता है। और बड़ी बात है कि Su-30 में ये ट्विन सीट जेट्स है, यानी कि इसमें 2 पायलट्स की बैठने की जगह होती है। तो यहां पर हो सकता है कि जो इसमें एक पायलट ऐसा भी हो सकता है जिसे ट्रेनिंग दी जा रही है, क्योंकि जो हालात यहां पर है पिछले 18-19 हफ्ते से स्टैंड ऑफ के बने हुए हैं। ऐसा माहौल है कि कभी भी लड़ाई हो सकती है। तो ऐसे में जो दूसरे पायलट्स होते हैं उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है कि लद्दाख जैसे इलाके में हाई ऑल्टीट्यूड के एरिया में आपको अगर लैंड करना पड़ता है तो किस तरह से लैंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों के बीच में से आते हुए आपको लैंड करना पड़ता है। तो इसीलिए ये ट्विन सीट ये जेट्स हैं Su-30 MKI, इसमें हो सकता है कि कुछ पायलट्स को ट्रेनिंग भी दी जा रही हो, क्योंकि जरूरत पड़ेगी तो उन्हें भी यहां पर डिप्लॉय किया जा सके। देखिए किस तरह से बेहद ही खूबसूरत तरीके से ये पहाड़ियों के ऊपर से आगे गुजरते हुए जा रहे हैं, कॉम्बैट ड्रिल कर रहे हैं। ये यहां पर चक्कर लगाते हैं, इसके बाद ये और भी हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में जाकर फिर वापस आते हैं। हालांकि इस वक्त भारत और चीन दोनों के बीच में इस बात का समझौता हुआ है कि LAC पर दोनों देश अब अपनी फौज की संख्या और ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन यह जानना जरूरी है कि इस वक्त ईस्टर्न लद्दाख बॉर्डर पर हमारे 50,000 जवान तैनात हैं। 5,000 ITBP के जवानों की तैनाती भी हुई है, जो हाई ऑल्टीट्यूड पर मुश्किल हालात में सर्वाइव करने में, जंग करने में माहिर है। इस इलाके में राफेल के साथ सुखोई 30, MiG-29 और मिराज 2000 जैसे फाइटर जेट भी लगातार उड़ान भर रहे हैं। चीन की तरफ हमारे सैनिकों की तैनाती जबरदस्त है, लेकिन यह हाल लद्दाख का नहीं है। अरुणाचल प्रदेश तक, चीन से लगती सीमा तक इसी तरह की टेंशन है। अरुणाचल में सरहद तक पहुंचना आसान नहीं है। मैं आपको उस बॉर्डर की तस्वीरें दिखाऊंगा जहां चीन से ताजा LAC डिस्प्यूट के बाद आज से पहले कोई रिपोर्टर नहीं पहुंचा। पहली बार हमारे संवाददाता अनुपम मिश्रा और कैमरा पर्सन सुजीत दास आज अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन LAC के आखिरी पॉइंट तक पहुंचे। अनुपम मिश्रा उस जगह तक पहुंचे जहां से चीन की चोटियां, चीन की सरहद, चीन का पहाड़ी इलाका बिल्कुल साफ साफ नजर आता है। असल में इस वक्त सिर्फ ईस्टर्न लद्दाख में नहीं, बल्कि भारत और चीन के करीब 3,488 किलोमीटर लंबी पूरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर टेंशन के हालात हैं। इसलिए हमारी सेना की, हमारे एयरफोर्स की हर जगह पूरी तैनाती है, तैयारी पूरी है। अरुणाचल की सरहद पर एडिशनल ट्रूप्स का डिप्लॉयमेंट हो चुका है। लगातार ऊंचाई वाले इलाकों में फॉरवर्ड पोस्ट की तरफ जवानों का मूवमेंट हो रहा है।
बड़ी बात तो यह कि इस वक्त अरुणाचल बॉर्डर पर हमारी सेना के कई हथियार, कई दूसरे स्ट्रेटेजिक एसेट्स भी डिप्लॉय हो चुके हैं। अनुपम मिश्रा ने बताया कि उन्होंने खुद सरहद पर तैनात तोपों को, गोला बारूद को और दूसरी तैयारियों को अपनी आंखों से देखा। इस सरहद पर बोफोर्स का डिप्लॉयमेंट भी हुआ है, लेकिन स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको माइन्यूट डिटेल्स नहीं दे सकता। लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूं कि इस वक्त अरुणाचल में भारत और चीन के बीच LAC पर हमारी सेना पूरी तरह अलर्ट है। आर्मी के लिए सप्लाई लाइन लगातार चालू है। आने वाले मौसम को देखते हुए, पड़ने वाली कड़ाके की ठंड का ध्यान रखते हुए रसद और दूसरा सामान एडवांस में पहुंचाया जा रहा है। LAC पर हम पहुंच चुके हैं और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी बुमला पास के बिल्कुल करीब हैं। सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर चीन की सेना है और जो पहाड़ियां हैं वो अब मैं आपको दिखा सकता हूं। धुंध थोड़ी सी छट रही है, यहाँ पर बादल थोड़े से छटे हैं। ये जो पहाड़ है ये भारत का है और उसके पीछे वाला जो पहाड़ है वो चीन का पहाड़ है, जहां पर अगर मौसम साफ रहता तो मैं आपको चीन की पोस्ट, चीन की टुकड़ियां भी आपको दिखा सकता था। और यकीन मानिए इस जगह पर भारत के साजो सामान और हथियार पूरी तरह से तैयार हैं। जो प्रिपेयर्डनेस का लेवल है, जो अलर्ट का लेवल है, वो इस LAC पर बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा है। चप्पे चप्पे पर भारतीय सेना यहाँ पर तैनात है। पीछे ये जितनी भी पहाड़ियां आप देख रहे हैं ये भारत की तरफ हैं। इसके बाद की पहाड़ियां चीन की पहाड़ियां हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और इन्हीं पहाड़ियों पे, चोटियों पे बंकर बनाकर भारतीय सेना लगातार साल दर साल हमारी सीमाओं की रक्षा में जुटी हुई है। और ये बंकर ऐसे हैं कि आपको नंगी आंखों से दिखाई नहीं देंगे और उसकी वजह भी है। उसकी वजह यह है कि अगर खुला मौसम रहे तो दूरबीन या ड्रोन के जरिए शत्रु को ये न पता चले कि पहाड़ी पर किस जगह पर भारतीय टुकड़ी है, भारतीय सेना है। तो उसको इसी तरह कैमोफ्लेज तरीके से बनाया गया है ताकि जो प्राकृतिक रंग हैं उस रंग में वो पहाड़ियां जो रंगी हुई हैं, बंकर भी उसी पहाड़ियों में उसी तरह रगे हुए हैं। और यही कामयाबी है जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में आज तक भारत की सीमाओं को मजबूत रखे हुए हैं। एक बहुत बड़ी कमी हमारी रही है 70 साल से LAC के पास इंफ्रास्ट्रक्चर की। अब सरकार प्रायोरिटी पर इस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रही है। ऐसी सड़कें बन रही हैं जिनसे 70 टन वजन वाले टैंक्स भी आराम से गुजर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर 45 बड़े बड़े पुल बनाए जा रहे हैं। चीन से लगी सीमा पर 61 सड़कें बनाई जा रही हैं। मार्च 2020 तक इनका 75% काम पूरा हो चुका है। अनुपम ने बताया कि लद्दाख से अरुणाचल तक 73 में से 61 सड़कें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है, जबकि बाकी बची 12 रोड्स पर CPWD काम कर रही है। अरुणाचल में तवांग और बुमला को जोड़ने वाली रोड काफी अहम है और इस पर काम अब बहुत तेजी से हो रहा है ताकि सेना की सप्लाई लाइन हर मौसम में जारी रहे। दरअसल चीन न तो 1914 के शिमला समझौते को मानता है, न ही मैकमोहन लाइन को मानता है। चीन हमेशा से ही अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा मानता रहा है और इसी वजह से वो अरुणाचल प्रदेश पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। और इसी वजह से भारत में, अरुणाचल प्रदेश में खासतौर पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सड़कों का जाल बिछा रही है। इस तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरह लगातार सड़क बनाने का काम चल रहा है। बॉर्डर रोड के काम को समझने के लिए आपको उन 31 सड़कों से गुजरना पड़ता है जो अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर को जोड़ने वाली स्ट्रैटेजिक सड़कें हैं। कई जगहों पर काम बड़ी तेजी से चल रहा है तो कहीं पर काम अभी भी बाकी है। ग्राउंड जीरो पर अगर असम से अरुणाचल चलेंगे तो आपको जर्जर सड़कें जरूर मिलेंगी, इसलिए काम अधूरा है, लेकिन अब काम बढ़ गया है। और सबसे अहम है अरुणाचल प्रदेश में तवांग से बुमला जाने वाली रोड, जिस पर अभी हम हैं। यहाँ रॉ मटेरियल तैयार कर रोड कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है और इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं मजदूर, जिनका कहना है कि जब से टेंशन शुरू हुई है तब से काम बड़ी तेजी से बढ़ गया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है, कंस्ट्रक्शन का काम बड़ी तेजी से चल रहा है और यहां मजदूरों को अब ओवर टाइम भी करना पड़ रहा है। और भारतीय सेना को चीन की सेना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए रसद, भोजन, हथियार, टैंक, गोला बारूद पहुंचाने के लिए ये रोड किसी भी संजीवनी से कम नहीं है। और आप देख सकते हैं लगातार इसे
बोथ लेन, टू लेन का काम चल रहा है, यहाँ बनाने का काम चल रहा है। ये सड़क कितनी मजबूत, कितनी अच्छी बना दी गई है। और इसके बगल में भी जो रोड कटिंग का काम है वो हो चुका है। और चूंकि बारिश पड़ रही है इसलिए अभी काम रुका हुआ है, लेकिन यहाँ काम लगातार और तेजी से चल रहा है, जो बहुत जरूरी है। अरुणाचल की सरहद का यह हाल पहली बार देखने को मिला। आंखों देखी रिपोर्ट आप देख रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पर हमारी फौज को लोकल लोगों का पूरा पूरा सपोर्ट मिल रहा है। अनुपम ने कई लोगों से बात की, ऐसे लोग जो सेना के लिए ऊंची चोटियों पर सामान पहुंचाने का काम करते हैं। इन लोगों का कहना है कि सेना के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। कुछ बुजुर्ग तो ये भी कह रहे थे कि अगर उन्हें हथियार मिल जाएं तो वो भी चीन को सबक सिखा सकते हैं। इनकी बातें सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि अरुणाचल का माहौल क्या है, कैसे हमारे जवानों के साथ पूरा प्रदेश, पूरा देश खड़ा है। बिफोर 1 डे सर, पहले हम लोग यहाँ पहुंचा, कल पहुंचा वैसे, और ऊपर में पहाड़ में चढ़ते हुए बहुत सांस फूल जाते और इतना ठंडा है। और हम लोग वैसे बॉर्डर है और देशवासियों को नीचे में हम लोग काम करते हुए, और फौजी का नीचे में हम लोग है और फौजी का साथ देना चाहते हैं। और हम लोग फौजी का सामान भुगते हुए, हम लोग को यहाँ से सामान तो फौजी का सामान तो यहाँ से हम लोग गाड़ी में जा रहे हैं। यहाँ से वहाँ पहाड़ पे गाड़ी जा रहे, गाड़ी जो गाड़ी नहीं जा रहे हम लोग पैदल मार रहे हैं। यहाँ से फिर खाना पीना अपना राशन भूखो, इसके बाद फौजी लोग का फिर मदद करो, फिर मदद करें। अब फौजी लोग को भी खाना राशन पानी हम लोग भुगते। इसका बाद में अभी थोड़ा हम लोग को में ठंडा भी आ गया, इसलिए कल परसों यहाँ थोड़ा ठंड हो गया सर। अभी तो हम लोग भी तो गवर्नमेंट हम लोग को हथियार इशू करेंगे। हम लोग मैं 75 में मैं होमगार्ड का ट्रेनिंग फेरिंग करने के लिए भी सिखाए हैं। तो आप लड़ाई करेंगे? हाँ, लड़ाई करेंगे। वही बस्ती में आने से हम लोग चुपचाप से बैठ करके कहाँ है कहाँ नहीं है। इंडिया टीवी के संवाददाता ऐसी जगहों पर जा रहे हैं जहां कोई नहीं पहुंचता। मुश्किल काम है, रास्ते मुश्किल हैं, पहुंचना मुश्किल है। चीन से सटी करीब 3500 किलोमीटर लंबी सीमा में से 1080 किलोमीटर का इलाका अरुणाचल प्रदेश में आता है। यहां से तिब्बत बिल्कुल करीब है। कई पॉइंट्स पर तो हालात यह है कि भारत और चीन के जवान एक दूसरे को आमने सामने देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। चीन, आप जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश पर हमेशा अपना दावा जताने की कोशिश करता है। इससे कई बार भारतीय सैनिकों की चीनी फौजियों से झड़प होती है। क्यों इस वक्त लद्दाख में टेंशन है, इसका फायदा उठाकर चीन अरुणाचल में गड़बड़ी कर सकता है। इसलिए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इस इलाके में पूरी तरह मुस्तैद हैं और काफी भारी संख्या में डिप्लॉयमेंट वहां पर है। हर तरह के हालात से निपटने के लिए फौज तैयार है। भारत के कड़े रुख, सरहद पर भारत की तैयारियों का असर यह हुआ है कि अब चीन का रवैया बदला नजर आ रहा है। कल शाम तक चाइनीज आर्मी की तरफ से जो प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किए जा रहे थे, आज भी कुछ वीडियो जारी किए। कुछ वीडियो मैंने आपको कल दिखाए थे, लेकिन आज आपको फर्क नजर आएगा। फर्क है भाषा का, फर्क है कैप्शन का। कल तक दावा किया जा रहा था कि चाइनीज फौज भारत पर भारी पड़ेगी। वीडियो में चाइना की आर्मी और एयरफोर्स की ताकत को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा था। लेकिन आज जब वीडियो जारी हुआ तो उसके साथ कहा गया, इससे पहले चाइनीज पीएलए के वीडियो जारी किए गए वो मिलिट्री प्रेशर की वजह से रिलीज किए गए थे। यह सफाई दी गई। यह भी कहा गया इन वीडियो का मकसद किसी भी देश को, किसी भी देश की आर्मी को डराने धमकाने का, उकसाने का नहीं था। यह वीडियो किसी दूसरे देश को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने देश की जनता को खुश करने के लिए जारी किए गए थे। चीन की तरफ से कहा गया इन वीडियो का मकसद ये कतई नहीं था कि चीन किसी देश के साथ युद्ध शुरू करना चाहता है। तो कितना बड़ा बदलाव चीन में आया। अब किसी को लग सकता है कि चीन के रुख में वाकई बदलाव आ गया है, लेकिन असलियत ये नहीं है। हमारी फौज के पास, हमारी इंटेलिजेंस के पास पूरी जानकारी है कि चीन ने सरहद के पास कितने जवानों को तैनात किया है, कहां कहां पर कौन से हथियार फिट किए हैं, कौन कौन से फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। और हकीकत यह है कि शी जिनपिंग के शांति के बयान के बाद भी एलएसी पर तैनात चीन के जवानों की संख्या कम नहीं हुई है। एलएसी की तरफ हथियारों के मूवमेंट का सिलसिला बंद नहीं हुआ है। इसलिए हमारी तरफ से चीन को साफ साफ कहा गया है, पहले चीन पीछे हटे, जवानों की
टैंक्स की, एयरफोर्स की तैनाती को कम करे और फिर इसके सबूत दे। उन सबूतों को जब हमारी फौज वेरीफाई कर लेगी उसके बाद ही शांति हो सकती है, तनाव कम हो सकता है। अब मैं आपको उत्तर प्रदेश से आई कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। कल मैंने आपको बताया था कि योगी आदित्यनाथ ने यूपी में माफिया और गुंडों की संपत्ति को जब्त करने, गैर कानूनी प्रॉपर्टी को गिराने के आदेश दिए और पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर यह अभियान चल रहा है। आज कुछ इंटरेस्टिंग तस्वीरें आई हैं। क्योंकि अब तक लोगों को लगता था कि बाहुबली और माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, जो बोलेगा उनके खिलाफ उसकी आवाज दबा दी जाएगी, लेकिन अब योगी ने ऐसा फार्मूला निकाला है जिससे एक्शन भी हो रहा है और लोगों के मन में कानून के प्रति, सिस्टम के प्रति भरोसा भी पैदा हो रहा है। अब अपराधियों की संपत्ति पर एक्शन से पहले पूरी टीम पुलिस के साथ निकलती है, साथ में बैंड बाजा होता है, मुनादी की जाती है, पूरे शहर को बताया जाता है कि किस अपराधी की संपत्ति को जब्त किया जाना है, क्यों जब्त किया जा रहा है, उस व्यक्ति के खिलाफ कौन कौन से केसेस हैं, कौन कौन से आरोप हैं। मैं आपको संभल की तस्वीरें दिखाता हूं। यहां राकेश कुमार नाम के अपराधी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में एक्शन लिया गया, उसकी दुकान सील की गई। राकेश कुमार के खिलाफ कई केस दर्ज हैं, हत्या की कोशिश, धमकी, किडनैपिंग, कई तरह के केस हैं। राकेश कुमार के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट भी लगा है। राकेश कुमार संभल में क्रिकेट में सट्टेबाजी का बड़ा रैकेट चलाता था। उसने सट्टे वसूली और एक्सटॉर्शन के पैसे से मार्केट में दुकानें खरीदी थी। आज उसकी दुकानों पर ताला लग गया। दुकानें सील करने के लिए पुलिस और प्रशासन की टीम गाजे बाजे के साथ वहां पहुंची। प्रॉपर्टी को सीज करने से पहले बाकायदा ढोल बजाकर ऐलान किया गया और इसके बाद दुकान पर ताला लगा दिया गया। राकेश की दुकान जो अपराध से अर्जित संपत्ति से हासिल की गई थी, तो अभी श्रीमान डीएम महोदय के आदेशानुसार उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों के अनुसार उनको सील किया गया है। आज ये यहाँ का अखरूजी प्लाजा में एक राकेश कुमार की दुकान थी, गारमेंट की, और ये गणेश मोहल्ले का रहने वाला है। इसके पूर्व आपराधिक इतिहास है, जो अपराध क्षेत्र में अपना भय आतंक व्याप्त करके पैसा इसने कमाया था, उसी से इसने दुकान खोली थी और इसी के तहत इसके ऊपर 14 डीएम साहब द्वारा विरोबन समाज अधिनियम के तहत इसके ऊपर मुकदमा था। उसी के तहत इसकी दुकान की जब्ती करके कार्रवाई की गई। आज सीतापुर में भी इसी तरह का एक्शन हुआ। सीतापुर में भूमाफिया रमन साहनी की करीब 6 करोड़ की प्रॉपर्टी पर सील लगा दी गई। रमन साहनी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत एक्शन हुआ है। नेपालपुर इलाके में रमन साहनी ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया था। क्योंकि रमन साहनी बाहुबली है, माफिया है, इस इलाके का बड़ा दादा है, इसलिए उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी की नहीं थी। रमन साहनी ने थाने की बिल्डिंग के बगल वाली जमीन पर कब्जा करके उस जमीन पर स्कूल बना दिया। इसी तरह उसने करीब 30 बीघा जमीन भी अपराध के पैसे से खरीदी। आज प्रशासन ने अपराध की सारी कमाई जब्त कर ली और मुनादी पिटवाकर जनता को भी इस एक्शन के बारे में बता दिया। यहाँ एक स्कूल की बिल्डिंग को सील किया गया है, या कहें कि यहाँ जो जमीन है उसको सील किया गया है। रमन साहनी नाम के अभियुक्त की जमीन है जो भूमाफिया है और गुंडा एक्ट के तहत ये जमीन जब्त की गई है। नोटिस यहाँ पर लगाया गया है कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस संबंधित अभियुक्त रमन साहनी पुत्र पेशावरी लाल तामसेनगंज सीतापुर द्वारा अर्जित की गई भू संपत्ति को डीएम सीतापुर के आदेश पर 22/9/2020 को जब्त किया गया है। आपको बता दें, कुल मिलाकर 30 बीघे जमीन जब्त की गई है। रमन साहनी के खिलाफ 18 कुल मामले दर्ज हैं और उन्हें फिलहाल जिला बदर किया गया है, यानी उन्हें जिले में घुसने पर पाबंदी लगी है। आपको बता दें, यह सरकारी जमीन है जिसको अभी कुर्क किया गया है। आप जैसे ही आगे जाएंगे तो ये जो निर्माणाधीन है ये पुलिस थाना बन रहा है, यानी सरकारी जमीन पर ही ये देहात कोतवाली बन रही है और इस कोतवाली के ठीक लगती हुई जमीन पर भूमाफिया ने कब्जा किया था, लेकिन आज उस कब्जे को हटाकर यहां
कुर्क करने के आदेश दिए गए हैं, कब्जा वापस लिया गया है। अगर आप अंदर जाकर देखेंगे तो अंदर भी इस पूरे स्कूल बिल्डिंग का आधा हिस्सा जो रमन के नाम है वहां बल्लियों से और पोस्टर लगाकर अलग से निर्धारित किया गया है और वहीं से इस डिमार्केशन के बाद जमीन को कब्जे में लिया गया है। अब मैं आपको बता दूं कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाला ये रमन साहनी है कौन। रमन साहनी पर 18 क्रिमिनल केस हैं। उस पर जालसाजी, SC/ST एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट के तहत कई मुकदमे चल रहे हैं। उसे जिला बदर किया गया है, यानी रमन साहनी के सीतापुर जिले में घुसने पर पाबंदी है। इसके बावजूद वो दूसरे शहर में रहकर खौफ के दम पर अपना कारोबार चलाता है। लेकिन आखिरकार कानून ने उसे अपनी ताकत दिखा दी और उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई। ये जो रमन साहनी है एक जालसाज किस्म का आदमी, कई प्रकार के अपराध इसके खिलाफ पंजीकृत हैं। अब तक 18 अभियोग इनके खिलाफ हैं। ये नवंबर 2019 से मई 2019 तक बाकायदा जिला बदल रहे हैं। तो इस अपराधी के खिलाफ यह महत्वपूर्ण कार्रवाई की गई है। इसमें गैंगस्टर एक्ट के 14(1) का प्राविधान है। उसके अंतर्गत जिलाधिकारी महोदय के आदेश से जो इनकी संपत्ति, वह संपत्ति जो इन्होंने अपने पुरुषार्थ से, परिश्रम से अर्जित की गई है, उसको छोड़ करके जो अपराध से अर्जित की गई संपत्ति है उसका चिन्हांकन करके वह गैंगस्टर एक्ट के प्रोविजन के तहत जब्त की जाती है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ चल रही मुहिम को लेकर आज यूपी में लॉ एंड ऑर्डर के IG ज्योति नारायण ने कहा कि क्रिमिनल्स की प्रॉपर्टी जब्त करने की कार्रवाई आने वाले दिनों में और तेज की जाएगी। गैंगस्टर एक्ट में यूपी पुलिस का अभियान जारी है। प्रतिदिन अलग अलग जनपद गैंगस्टर एक्ट के तहत चिन्हित अपराधियों की विवेचना और संपत्ति की छानबीन करके उसे जब्त करने की कार्रवाई कर रहे हैं। इसी कड़ी में वाराणसी जनपद ने थाना शिवपुर में गैंगस्टर एक्ट में 5 अपराधियों की संपत्ति जब्त की है। जब्त संपत्ति की कुल कीमत लगभग 6,46,80,000 रुपए है। इनके नाम हैं अपराधियों के रविंद्र कुमार, राजेंद्र प्रसाद, अमरनाथ मौर्य, अजय प्रकाश, धर्मेंद्र कुमार। इनकी संपत्ति गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्क की गई है। अच्छी बात यह कि योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों के खिलाफ जो मुहिम शुरू की है उसमें सिर्फ मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे बड़े बड़े गैंगस्टर्स नहीं हैं। हर जिले में जो भी बड़ा अपराधी है जिसके खिलाफ भी गुंडा एक्ट या गैंगस्टर एक्ट लगा है उसकी संपत्ति की जांच हो रही है, एक्शन हो रहा है। या तो संपत्ति जब्त की जा रही है, जमीन कब्जा करके बनाई गई बिल्डिंग को गिराया जा रहा है। इस अभियान को नाम दिया गया है ऑपरेशन नेस्तनाबूद। मैं आपको बता दूं कि इस साल 1 जनवरी से 31 अगस्त के बीच यूपी में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत 2703 मुकदमे दर्ज किए हैं। 8906 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत 439 मामलों में पुलिस ने अपराधियों की 266 करोड़ 31 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की है। इसके बाद 1 सितंबर से यानी 23 सितंबर तक माफिया की करीब 500 करोड़ की अवैध संपत्तियां या तो जब्त की गई हैं या कुर्क कर दी गई हैं या फिर उनको ढा दिया गया है। और यह बड़ी बात है, यूपी में ऐसा पहले कभी देखने सुनने को नहीं मिला। योगी आदित्यनाथ से लोग इसी तरह के एक्शन की उम्मीद भी करते हैं। इससे अपराधियों के हौसले टूटेंगे और सिस्टम पर, कानून के राज पर लोगों का भरोसा बढ़ेगा। आज की एक और बड़ी खबर है कि नारकोटिक्स ब्यूरो दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर जैसी बड़ी एक्ट्रेसेस से ड्रग्स केस में पूछताछ करेगी। इसकी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की खबर जिसका जिक्र मैंने आपसे किया, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जानी मानी एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और श्रद्धा कपूर को पूछताछ का समन जारी किया है। रकुल प्रीत और सिमोन खंबाटा को कल बुलाया गया है। दीपिका पादुकोण को उसके अगले दिन यानी 25 सितंबर को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा गया है।
रकुलप्रीत सिंह और सारा अली खां को रिया चक्रवर्ती के बयान के आधार पर समन दिया गया, जबकि दीपिका पादुकोण को एक व्हाट्सएप मैसेज के आधार पर समन दिया गया है। एनसीबी का दावा तो यह है कि 28 अक्टूबर 2017 को दीपिका ने अपनी मैनेजर करिश्मा से व्हाट्सएप पर मैसेज एक्सचेंज करते हुए ड्रग की बात की थी। उन्होंने हैश की डिमांड की थी। एनसीबी ने सारा अली खां और श्रद्धा कपूर को 26 सितंबर को पेश होने का समन इशू किया है। आज शाम एनसीबी की टीम सारा अली खान और श्रद्धा कपूर के घर पर जाकर यह समन देकर आई। कुछ लोगों को हमने एज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन समन इशू किए हैं। दे आर एक्सपेक्टेड टू ज्वाइन द इन्वेस्टिगेशन इन नेक्स्ट फ्यू डेज। उनको सूचित कर दिया गया है। बियॉन्ड दैट ये समन ईमेल से भेजे गए हैं या उन्हें ये हमारे अपने सिस्टम से गवर्नमेंट के लेट डाउन प्रोसीजर उसको हम फॉलो करते हैं। और इस वक्त मुंबई से अभय पाराशर मेरे साथ हैं। अभय, जिन फिल्म स्टार्स को समन किया गया है, अब क्या सबूत हैं उनके खिलाफ एनसीबी के पास? देखिए, बिल्कुल रजत जी, अगर हम सबूतों की बात करें तो कई सारी ना केवल चैट्स बल्कि जो इंटरनल सोर्सेस हैं एनसीबी के, उनके पास कई अहम एविडेंस हैं। कई ड्रग पैडलर्स ने नाम लिए हैं और कई ऐसी चीजें, ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिसके बिहाफ पर इनको सम्मन किया गया है। सम्मन सिर्फ चैट के आधार पर नहीं किया गया है। अगर हम सबसे पहले दीपिका पादुकोण की बात करें तो दीपिका पादुकोण की जो चैट निकलकर सामने आई है वो बेशक साल 2017 की हो, उनकी जो मैनेजर है करिश्मा के साथ, लेकिन उस चैट के साथ ही रात को जिस कोको नाम का एक जो पब है जहां पर पार्टी हुई थी, वहां पर तमाम स्टार्स आए थे और ड्रग देने की बात कही जा रही थी जिसमें दीपिका पादुकोण हैश मांग रही थी। तो क्या जो बाकी के तमाम वहां पर स्टार्स आए थे उनका भी इससे कोई लिंक हो सकता है? ये ड्रग्स वहां पर सप्लाई किया गया था? इन तमाम चीजों को वेरीफाई करना है, करिश्मा के साथ चैट को वेरीफाई करना है। और यही वजह है कि दीपिका पादुकोण और साथ में उनकी मैनेजर जो करिश्मा है, इन्हें 25 सितंबर को एनसीबी ने, जो एसआईटी की टीम है दिल्ली से आई है, उन्होंने बुलाया है क्योंकि आमने सामने बैठाकर कई चीजें जो है वो क्रॉस एग्जामिन करनी है। इसके अलावा रजत जी, अगर हम श्रद्धा कपूर की और साथ में सारा अली खान की बात करें तो श्रद्धा कपूर का एक चैट जो है वो जया साहा जो है उनके साथ श्रद्धा कपूर का एक चैट जो है वो बेहद अहम है, क्योंकि इस चैट के अंदर जया साहा जो है वो सीबीडी ऑयल या एक जो ड्रग्स होता है वो देने की बात कर रही है श्रद्धा कपूर को और श्रद्धा कपूर उनका शुक्रिया कर रही हैं। श्रद्धा कपूर का नाम रजत जी इससे पहले भी सामने आया है। जो बयान दिया था, जो लोनावला वाला फार्म हाउस है वहां के बोटमैन जगदीश ने ये नाम लिया था श्रद्धा कपूर का और साथ में सारा अली खान का कि ये दोनों लोनावला वाले फार्म हाउस में सुशांत सिंह राजपूत के साथ आया करती थी और वहां पर आइलैंड पर ड्रग लिया जाता था। अबे मैं आपकी बात मैंने समझी है, लेकिन क्या ये सबूत ऐसे हैं जो अदालत में टिक पाएंगे? चर्चा करना, बातचीत करना, चैट सुना, ये तो अलग बात है, लेकिन कोर्ट में इनका सबूत दे पाना, इनको साबित कर पाना, ये आसान काम नहीं होता। बिल्कुल रजत जी, सिर्फ चैट के आधार पर जो है वो इन्वेस्टिगेशन एनसीबी के ऑफिसर से साफ तौर पे कहना है कि खास तौर पर अगर हम सारा अली खान के बारे में बात करें तो रिया चक्रवर्ती के बयान, जगदीश के बयान ही काफी नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे इनपुट्स मिले हैं क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी अपनी शुरुआती स्टेज पर है। सारा अली खान के खिलाफ हमारे सोर्सेज का ये कहना है कि कुछ ऐसे इनपुट्स मिले हैं कि वो एक ड्रग पैडलर के संपर्क में थी और जरूरत पड़ने पर सारा अली खान ने कई बार रिया चक्रवर्ती को भी ड्रग्स दिया था। ये पैडलर कौन है, इन तमाम चीजों को वेरीफाई करना है। इसी वजह से सारा अली खान को भी बुलाया गया है और जितने भी एक्ट्रेस के नाम सामने आए हैं, बेशक वो चैट हो या बयान हो, उन्हें सामने बुलाकर पूछताछ की जाएगी। उसके बाद ही क्या अहम एविडेंस मिलता है उसके हिसाब से आगे अपने ग्राउंड्स क्लियर करेगी एनसीबी कोर्ट में रखने से पहले। जी अभय पाराशर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। मुंबई में सीबीआई, ईडी, एनसीबी ये पहुंची तो थी ये पता लगाने के लिए कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की या किसी ने उनकी हत्या करवाई या किसी ने उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाया, लेकिन अब यह मामला तो पीछे छूट गया। अब सिर्फ इस बात की जांच हो रही है कि 3 साल पहले किस एक्ट्रेस ने ड्रग्स मंगवाई थी, 2 साल पहले किस हीरोइन ने किसको क्या मैसेज भेजा था, किसने किसके लिए मैरिजुआना या चरस मंगवाई, गांजा मंगवाया। इंटरेस्टिंग बात यह कि आज जिन लोगों को समन भेजे इनमें कई एक्ट्रेसेस वो हैं जिनके नाम रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी के सामने लिए, लेकिन आज जो डिटेल सामने आई उससे पता चला कि कोर्ट में रिया चक्रवर्ती अपने इस बयान से मुकर गई हैं। उनका दावा है कि एनसीबी ने सब कुछ उनसे जबरदस्ती लिखवाया। इसलिए इन बातों को लेकर चाहे कितना भी शोर मचे, चाहे कितनी भी चर्चा हो, उत्सुकता हो,
लेकिन कानून के जानकार ये बताते हैं कि इन आरोपों को साबित करना एनसीबी के लिए टेढ़ी खीर होगा। जांच शुरू हुई थी सुशांत की मौत के केस से। सुशांत के केस को गुप्तेश्वर पांडे ने एक नया मोड़ दिया था। उन्होंने मुंबई पुलिस को इनकॉम्पिटेंट बताया था और पटना में जो केस दर्ज हुआ था उसको हाईलाइट किया था। आज गुप्तेश्वर पांडे ने पुलिस की नौकरी छोड़ दी। अब गुप्तेश्वर पांडे सियासत करेंगे, राजनीति के मैदान में उतरेंगे। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया है, वीआरएस जिसे कहते हैं। अब गुप्तेश्वर पांडे चुनाव के मैदान में उतर सकते हैं। बताया जा रहा है कि गुप्तेश्वर पांडे बक्सर से विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस में गुप्तेश्वर पांडे जिस तरह से बयान दे रहे थे उसके बाद से अटकलें लगाई तो जा रही थी कि वो राजनीति में उतर सकते हैं। और आज जब गुप्तेश्वर पांडे से सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि लोग उन्हें सत्तारूढ़ दल से जोड़ते हैं, चुनाव के वक्त वो विवाद में नहीं पड़ना चाहते, इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़ने का फैसला किया। गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि उन्हें सुशांत के केस में उन्होंने बड़ा रिस्क लिया, लेकिन इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। गुप्तेश्वर पांडे अभी ये नहीं कहना चाहते कि वो अब सियासत करेंगे और कब सियासत करेंगे। मैं नहीं चाहता था कि चुनाव के समय में किसी विवाद में पड़ूं। लोग मेरी निष्पक्षता पर सवाल उठाएंगे, हमको किसी न किसी परमानेंट सत्तारूढ़ दल से जोड़ करके देखेंगे। इसलिए मैं चाहता था कि कोई ऐसा व्यक्ति आकर के चुनाव के समय में प्रभार ले जिसके ऊपर इस तरह के सवाल न उठे। सुशांत की लड़ाई को उठा करके मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया है और उसका अंजाम मुझे मालूम है, वो मैं भोगने के लिए तैयार। ये तो पहले ही से कहा जा रहा था, जब आप जिस तरीके से बिहार सरकार का पक्ष रख रहे थे, कहा जा रहा था कि आप प्रवक्ता की तरह बोलते हैं, और ये भी कहा जा रहा था कि आप राजनीति में आएंगे, और ऐसा ही। मैंने क्या गलत बोला था? मैंने बिहार का पक्ष रखा था, मैंने सुशांत का पक्ष रखा था, उसके परिवार का पक्ष रखा था, वो बिहार का बेटा था। और मैंने जो भी बोला, जो भी एक्शन किया, एक्शन देखिए मेरा, चाहे एफआईआर करना हो, चाहे इन्वेस्टिगेशन करना हो, चाहे मामले को सीबीआई को सुपुर्द करना हो, एक एक एक्शन को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जायज। पर एक डीजीपी ऐसे नहीं बोलता जैसे आप बोल रहे थे, इसलिए सवाल उठ रहे थे। बोलते रहे हैं ना, इसीलिए ने कहा ना कि अब ऐसा डीजीपी आ जाए जो बोले ही नहीं तो ठीक से चलेगा। तो आगे क्या करेंगे? राजनीति में जा रहे हैं, कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, किस दल से लड़ेंगे? मैं तय करूंगा तो आपको बुला कर। बक्सर से बहुत लोग आए हैं, क्या माना जाए? बक्सर से नहीं आए, हर जिले से, आसाम तक देखिए, बक्सर से, बेगूसराय से बात हो गई है आपकी? मेरी कोई बात नहीं हुई है। मैंने अपनी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है, इसके लिए किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। लगातार तारीफ करते थे आप मुख्यमंत्री की, सार्वजनिक सभाओं में खुलकर बोलते रहे थे। कर रहा हूँ क्या? अब नहीं कर रहा हूँ क्या? अब तो आप राजनीति में आएंगे तो जरूर करेंगे। किसी नहीं, क्यों करूंगा? मैं आलोचना करने के लिए भी स्वतंत्र हूँ। अब मैं कौन नियम में बंधा हुआ हूँ? अब मैं किस नियम में बंधा हूँ? मैं जो मन आएगा बोलूंगा। जेडीयू से जाएंगे ये हम मान के चले? कैसे मान करके चलिएगा? मैं बता दूंगा आपको। गुप्तेश्वर पांडे अगर सियासत में उतरेंगे तो बिहार से उतरेंगे। गुप्तेश्वर पांडे की चर्चा इसलिए होती है कि वो सुशांत सिंह राजपूत के केस पर सबसे एक्टिव थे और सुशांत सिंह राजपूत का केस बिहार की राजनीति में काफी प्रोमिनेंट है। लेकिन गुप्तेश्वर पांडे के इस्तीफे पर सबसे ज्यादा बयानबाजी महाराष्ट्र में हुई। महाराष्ट्र कांग्रेस के लीडर सचिन सावंत ने कहा सुशांत को अब तक इंसाफ नहीं मिला, लेकिन गुप्तेश्वर पांडे को उनके रोल के लिए इनाम जरूर मिल गया। सचिन सावंत ने कहा बीजेपी का मकसद सुशांत को इंसाफ दिलाना नहीं बल्कि इसका राजनीतिक फायदा उठाना था। निश्चित तौर पर अभी जो बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी ने वीआरएस की अर्जी दी थी, जिनको 3 महीने की नोटिस भी देने की आवश्यकता नहीं पड़ी और बिहार सरकार ने उनको बाकायदा इजाजत दे दी कि वो वीआरएस ले सके। इसमें बहुत सारी चीजें स्पष्ट होती हैं और भविष्य में निश्चित तौर पर गुप्तेश्वर पांडे जी को इसका जो रिवॉर्ड है वो दिया जाएगा। इसकी बख्शिश निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी देगी। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कोई भी आत्मीयता भारतीय जनता पार्टी को न कभी थी न है। निश्चित तौर पर सुशांत सिंह की मृत्यु का इस्तेमाल उनको एक राजनीतिक अवसर दिखाई दे रहा था जिसमें वो महाराष्ट्र को बदनाम कर सके, देश में जितनी भी इनकी असफलताएं हैं उनको जनता से छुपा सके और बिहार चुनाव में उसका इस्तेमाल कर सके। इसमें भी स्पष्टता आ रही है। गुप्तेश्वर पांडे ने महाराष्ट्र की पुलिस पर काफी हमला किया था। शिवसेना को भी उन्होंने इनडायरेक्ट तरीके से रिप्रिमांड किया था।
तो आज संजय राउत को बोलने का मौका मिला। संजय राउत ने कहा कि गुप्तेश्वर पांडे का एक स्टैचू यूपीएससी के ऑफिस के बाहर लगा देना चाहिए और छात्रों को बताना चाहिए कि इस तरह के अफसर मत बनो। ये आदर्श नहीं हो सकता नए बच्चों को, इसलिए यूपीएससी के प्रांगण में इस अधिकारी का एक स्टैचू लगाना चाहिए कि ऐसे मत बनो, कि आपका आदर्श नहीं हो सकता है। जो राजनीतिक पार्टी के इशारों पर अपना एजेंडा आगे लेके जाता है, अधिकारी ऐसे पक्षपाती नहीं होते। हमने बहुत रॉबिन हुड, हम बिहार में भी बहुत बार जा चुके हैं, बिहार में भी हमने बहुत रॉबिन हुड देखे हैं। एटम गर्ल अब तक आती थी, अब एटम बॉय भी आने लगे हैं राजनीति में। संजय राउत जिस वीडियो की बात कर रहे हैं, इसमें गुप्तेश्वर पांडे बिहार के रॉबिन हुड के रूप में देख रहे हैं। इस वीडियो की एक झलक मैं आपको दिखा देता हूं। गुप्तेश्वर पांडे एक अलग तरह के पुलिस अफसर हैं। उनकी थोड़ी बैकग्राउंड आपको मैं बता देता हूं। उन्होंने पहले भी वीआरएस 2009 में, जब वो बक्सर से बीजेपी के टिकट पर इलेक्शन लड़ना चाहते थे, पांडे जी को उम्मीद थी कि बक्सर से बीजेपी के उस वक्त के सांसद लालमुनि चौबे को दोबारा टिकट नहीं मिलेगा, कि लालमुनि चौबे को टिकट मिल गया और पांडे जी का सियासी सपना टूट गया। वीआरएस के 9 महीने बाद गुप्तेश्वर पांडे ने बिहार सरकार से कहा वो अपना इस्तीफा वापस लेना चाहते हैं। नीतीश सरकार ने उनकी अर्जी स्वीकार कर ली, इस्तीफा वापस हो गया और उनकी नौकरी में बहाली हो। 2009 में जब गुप्तेश्वर पांडे ने वीआरएस लिया था तब वो आईजी थे और 2019 में उन्हें बिहार का डीजीपी बनाया गया। बड़े हिम्मत वाले अफसर हैं, बड़ी बेबाकी से अपनी बात कहते हैं और बड़े इंटेलिजेंट तरीके से बोलते हैं। उन्होंने इस्तीफा दिया, ये उनका निजी मामला है। अब वो घर पर बैठे सियासत करें, ये भी उनका फैसला है। लेकिन ये सही है कि गुप्तेश्वर पांडे ने सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा उठाया, इसे बड़ा बनाया, रिया चक्रवर्ती पर हत्या का आरोप लगाया और अब रिया चक्रवर्ती जेल में है और गुप्तेश्वर पांडे इस्तीफा देकर राजनीति के मैदान में। रिया चक्रवर्ती की बेल एप्लीकेशन पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन हो नहीं सकी क्योंकि कल रात से मुंबई में भयंकर बारिश हो रही है। आज कोर्ट की कार्रवाई नहीं हो पाई, अब सुनवाई कल होगी। और बारिश ने मुंबई का क्या हाल कर दिया है, इसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। मुंबई में 12 घंटे लगातार हुई बारिश से कई लोगों का हाल बहुत बुरा है। अब तो बारिश थम गई है, लेकिन पानी भरा हुआ है। आज दिन भर मुंबई के लोग परेशान रहे। बीएमसी ने लोगों से घरों से ना निकलने की अपील की। ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि सिर्फ 8 घंटों के दौरान मुंबई में 273.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके कारण लोकल ट्रेन बंद करनी पड़ी, सरकारी दफ्तरों में छुट्टी करनी पड़ी। हाई कोर्ट के साथ साथ सेशन कोर्ट में भी आज छुट्टी रही। मुंबई में कई हॉस्पिटल्स के अंदर पानी भर गया। इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो मुंबई के कोविड डेडिकेटेड नायर हॉस्पिटल की है। कुछ घंटों की बारिश के बाद पूरा अस्पताल एक तालाब जैसा नजर आने लगा। बाल्टियां तैरती दिखाई दी। इतने पानी के बीच मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर्स और उनकी देखरेख करने वाली नर्सेज काफी परेशान थी। हमारे संवाददाता अतुल ने बताया कि नायर हॉस्पिटल में 4 फीट से ज्यादा पानी भर गया था। मुंबई के नायर अस्पताल में 2 से 3 फीट पानी जमा हो गया है। हम इस समय नायर हॉस्पिटल के सामने ही मौजूद हैं। इतना पानी है कि नीचे क्या है किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आने जाने वाले लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। गेट के अंदर तक पूरी लॉबी में पानी भरा हुआ है। जो अस्पताल में मरीज हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, वो उनको आने जाने में दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। यहाँ पे जो स्टाफ काम करते हैं उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। आप सामने देखिए,
ये जो सिक्योरिटी गार्ड का एक पोस्ट है यहाँ पर बना के रखा गया है एंट्रेंस पे, वहाँ पर अभी फ़िलहाल कोई नहीं है क्योंकि उसके अंदर तक पानी जमा है। हिंद माता हो, सायन सर्किल हो, कुर्ला हो, चेंबूर हो, इन सभी जगहों पर, दादर, परेल जगहों पर पानी जमा है। लेकिन सबसे ज़्यादा चिंता का विषय ये है कि मुंबई के इस समय कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल नायर हॉस्पिटल के अंदर 3 से 4 फीट पानी जमा है। मुंबई के लोगों के लिए बारिश से मुसीबत कोई नई बात नहीं है। घंटे 2 घंटे की बारिश में ही किंग सर्कल एरिया, ग्रांट रोड, चर्नी रोड, लोअर परेल से प्रभावती देवी का इलाका हो या फिर दादर से माटुंगा और माहिम को जोड़ने वाली सड़कें, यहां पानी भर ही जाता है। अतुल सिंह ने बताया कि मुंबई के अंधेरी, सबवे, ये ऐसे इलाके हैं जहां पर लगभग 5 फीट तक पानी भरा था। यहां ऑटो रिक्शा और बेस्ट की बसें पानी में फंस गई थी। इसकी वजह से सबवे को बंद करना पड़ा। इसी तरह दादर इलाके में तेज बारिश की वजह से कई गाड़ियां डूबी नजर आईं। हम इस समय मुंबई सेंट्रल के मराठा मंदिर के सामने खड़े हैं, जो एक फेमस थिएटर है मुंबई का। वहां के रोड का हम नज़ारा आपको दिखाना चाहेंगे। फिलहाल आप अंदर मराठा मंदिर जो टॉकीज है उसके अंदर का नज़ारा देखिए, कितना पानी भरा हुआ है। हालांकि टॉकीज अभी जो थिएटर्स हैं वो पूरी तरीके से बंद है, लेकिन पानी यहाँ पर इतना ज़्यादा भरा हुआ है कि दूर दूर तक आपको सिर्फ पानी नज़र आएगा। गेट के अंदर 3 से 4 फीट पानी वहाँ पर जमा है। तो वहीं बगल का आप सड़क का हाल देखिए, जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी सिर्फ पानी ही पानी नज़र आएगा। 3 से 4 फुट पानी यहाँ पर जमा है। अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर कोई भी बीएमसी का कर्मचारी इतने घंटे बीत जाने के बाद भी हमें दिखाई नहीं दिया, ना ही कोई पंपिंग मशीन यहाँ पर दिखाई दी। पानी यहाँ से नहीं निकल पा रहा है। जगह जगह ऐसे ही सड़कों पर 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स बंद पड़े हुए हैं, टेम्पो, ट्रक्स, बसें बंद पड़ी हुई हैं, लेकिन बीएमसी की तरफ से कोई सुध लेने वाला मौके पर मौजूद नहीं है। आज नवी मुंबई के कई इलाकों में बारिश ने लोगों के लिए दिक्कतें पैदा कर दी। नवी मुंबई में बीते 24 घंटे में 304 मिलीमीटर बारिश हुई। नेरुल, सोनपाड़ा, वाशी और घनसोली में बारिश की वजह से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। बेस्ट की 30 बसें पानी में फंस गई। सेंट्रल रेलवे ने ठाणे से सीएसटी स्टेशन के बीच ट्रेन सर्विस को सस्पेंड कर दिया। वैसे आज गेटवे ऑफ इंडिया के पास एक शख्स समंदर में गिर गया, लेकिन लोकल लोगों की मदद से उसे बचा लिया गया। मुंबई के एल्फिंस्टन रोड इलाके में ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स हो गया। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और सिंधु दुर्ग के लिए अलर्ट जारी किया है। मुंबई से सबसे दुख भरी खबर आई अग्निपाड़ा इलाके से। इस इलाके की एक बिल्डिंग में लिफ्ट में फंसकर 2 लोगों की मौत हो गई। हुआ यह कि बिल्डिंग के 2 सिक्योरिटी गार्ड्स लिफ्ट से ऊपरी मंजिल पर जाना चाहते थे, लेकिन गलती से बेसमेंट का बटन दब गया। बेसमेंट में बारिश का पानी भरा हुआ था। लिफ्ट पानी के अंदर चली गई और पानी में डूबकर इन दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स की मौत हो गई। कोरोना से जुड़ी एक दुख भरी खबर अभी अभी आई है। अब से थोड़ी देर पहले रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी की कोरोना की वजह से मौत हो गई। इसकी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। अब से थोड़ी देर पहले एक दुख भरी खबर आई है। रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का कोरोना की वजह से निधन हो गया है। सुरेश अंगड़ी ने 11 सितंबर को ट्वीट करके अपने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी थी। एम्स में उनका इलाज चल रहा था। कर्नाटक के बेलगावी से बीजेपी के सांसद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरेश अंगड़ी के निधन पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सुरेश बेहतरीन कार्यकर्ता थे। उन्होंने कर्नाटक में पार्टी को मजबूत बनाने में काफी मेहनत की थी। पिछले हफ्ते ही कर्नाटक से बीजेपी के राज्यसभा सांसद अशोक गस्ती का भी कोरोना से निधन हो गया था। मैं आपको बता दूं कि देश में 56 लाख से ज्यादा कोरोना के केसेस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 94,000 नए मामले सामने आए हैं। असल में देश में 80% कोरोना के मरीज 7 राज्यों के 60 जिलों में हैं। इसीलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की और इन जिलों पर खास ध्यान देने को कहा। मोदी ने कहा, अगर इन जिलों पर फोकस किया जाए, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाएं, तो कोरोना पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है।